अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ आई के साथ मैं हूं असद रहीम खान। लियाकत अली खान, जनरल ज़िया-उल हक, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ये वो सरबराहों की फहरिस्त है जिनके कत्ल ना सिर्फ हल ना हो सके बल्कि उनके मुतल्लिक़ सवालिया निशानों में सिर्फ इजाफा हुआ। ख़ुसूसी तौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस के मुतल्लिक़ तहकीकात पेचीदा से पेचीदा होती गईं। हमारे साथ आज बात करने के लिए सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार साहब हैं और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। जेंटलमैन वेलकम। ख्वाजा साहब, अगर आपसे आगाज़ कर लें, क्या वजह है सर कि लियाकत बाग में जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक सानहा देखने को मिला, उसके मुतल्लिक़ कोई तकरीबात एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। अब जो 10 साल पुरानी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बैतुल्ला मसूद की तरफ उंगली उठा रही हैं, नाहिद खान साहबा कुछ और कह रही हैं, आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब परवेज़ मुशर्रफ का नाम ले रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक सफ़े पे नहीं आएगी तो शायद इसमें प्रोग्रेस ना हो सके। सर देखिए, जिनका दुनिया में जिस ख़ानदान में या जिस पार्टी का कत्ल होता है, एफआईआर जो दर्ज होती है, उस एफआईआर में उसी फैमिली को प्रायोरिटी दी जाती है और उसकी औलाद को या उसके स्पोर्स को। तो जब मालिकों का ये ख्याल है कि इस कत्ल में परवेज़ मुशर्रफ क्योंकि हुक्मरान थे उस वक्त के, और वो जो भी मैटर हुआ था उसके बाद रातों रात धुलाई हो गई थी सारे स्पॉट की, और जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि खुद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने भी टेलीफोन किया था कि भाई सिक्योरिटी दो, तो सिक्योरिटी नहीं दी गई और नैरो व्यूड किस्म का शख्स था। अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि हम सोच रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट की पार्टीज़ को सोचना चाहिए कि जिस तरह स्पेन में, इटली में और जर्मनी में जो भी वहाँ फ्रांको था या हिटलर था या मसोलिनी था, उसकी ग्लोरिफिकेशन के हवाले से या उसके प्रमोशन के हवाले से प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में भी इस तरह होना चाहिए कि जो ज़िया-उल हक है, परवेज़ मुशर्रफ है, अयूब खान है, याया खान के प्रोग्राम्स या ग्लोरिफिकेशन के जिस तरह हिटलर के नहीं होते हैं, इस तरह मुशर्रफ जो कि एक डिक्टेटर था, एक फाशिस्ट था, एक यूज़पर था, उसके स्टेटमेंट्स आते हैं वाहियात किस्म के, और वाहियात किस्म के वो बयान देता है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, अगर आपसे यही बात की जाए, परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं कि फ़ौज के कुछ रोग अनासिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन में मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बात करते हैं बतौर साबिक़ सदर पाकिस्तान, तो क्या बैरूनी क़ुव्वतों का जो बयानिया है कि पाकिस्तान इस तरह के अनासिर को इनकरेज करता है, उसको तक़वियत नहीं मिल जाती? सर देखें, बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तो बीबी के आने से पहले जो इन्होंने नारो किया था उनको आने दिया। अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब चाहते तो इसको नहीं आने देते जी। मोहतरमा को लाने वाले भी परवेज़ मुशर्रफ साहब, और ये जो कह रहे हैं या ख्वाजा साहब कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ इस मर्डर में है, भाई परवेज़ मुशर्रफ वो आदमी था जिसने इनको आने दिया। और दूसरी बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि खुद ज़रदारी साहब ने कहा है कि इसके कत्ल में और लोग हैं। और बात यह है कि जब सिक्योरिटी की बात है तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर ममलिकत थे और ये सिक्योरिटी हुकूमत ने दी, और उसका दलील यही है कि मोहतरमा जलसे में आई हैं खैर वाफियत से, और खैर वाफियत से जलसे से बाहर गई हैं और कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब बात यह है कि जब इन्होंने रेप करने के लिए पब्लिक के बाहर निकली है तो फिर वहां पे किसी ने गोली मारी है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब इनको कहते रहे
कि भाई आप लोग इनको बॉम्ब प्रूफ गाड़ी, जब बॉम्ब प्रूफ गाड़ी बनाई थी तो उसकी छिट खोलने का क्या जवाब था? और ये बाहर इनको जब सिक्योरिटी प्लान के तहत बाहर निकलना ही नहीं था तो मोहतरमा को बाहर किसने निकाला और क्यों निकली? सिक्योरिटी नहीं होती तो गाड़ी के अंदर वाले लोग भी मर जाते, शहीद हो जाते, लेकिन कोई नहीं हुआ। तो इसमें परवेज मुशर्रफ साहब का कोई कसूर नहीं है। ये जिन लोगों ने कत्ल किया है जरदारी साहब को पता है, पहले दिन जरदारी साहब ने उन लोगों के नाम लिए हैं। और दूसरी ये कि ये इतना बड़ा केस था और बेनजीर साहिबा पब्लिक प्रॉपर्टी, मुल्क की प्रॉपर्टी थी, तो उसके वारिस कोर्ट में क्यों नहीं गए? इसको फॉलो क्यों नहीं किया? और अगर गलत फैसला हुआ, सही हुआ, लोग छूटे, तो उस पर अपील पे क्यों नहीं गए? ये ऐसे ही स्लोगन है इनका पॉलिटिकल। और 10 साल इनके पास हुकूमत रही है, 5 साल गवर्नमेंट की, वफाकी गवर्नमेंट इनके पास थी और हर तरह ये इन्वेस्टिगेशन करवा सकते थे। अच्छा सर, अगर मैं सर रीजन को ठीक, अगर मैं इस पे रमेश साहब को भी शामिल कर लूँ। रमेश साहब, नवाज शरीफ साहब का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनकी बहन थी, बल्कि वो उन्हीं अशखास में थे जो हस्पताल पहले पहुंच सके। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये मुल्क की तारीख का एक अफसोसनाक दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अपनी तरफ से इन पिछले 5 साल जब मुस्लिम लीग नवाज बाइख्तियार रही है, क्या हम इस कत्ल केस को हल करने में ज्यादा करीब क्यों ना आ सके? शुक्रिया। मैं समझता हूं कि मोहतरमा के शहीद वाला जो वाक़या था वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पूरी 70 साल हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा दुखदायक वाक़या था जी। और एक ऐसी अजीम लीडर और जिसकी इस मुल्क की खिदमत के लिए बहुत ज़रूरत थी और वो हमारे बीच में यहाँ पे नहीं रही। आपने बहुत अच्छी बात की है कि भाई हमारी हुकूमत ने क्यों नहीं किया कुछ किया। बात सिंपल में ये है कि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है जी, पहले प्राइमरी ड्यूटी होती है कि प्राइमरीली उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, उसके ऊपर काम क्या हुआ। आप ये जो वाक़या होता है उसके बाद फ़ौरन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, 5 साल उसकी गवर्नमेंट रहती है, फेडरल में भी, प्रोविंशियल में भी। उसके बाद ठीक है हमारी गवर्नमेंट आई। मैं समझता हूँ कि ऐसे जो बहुत बड़े सेंसिटिव केसेस होते हैं उसके ऊपर जो है वो आदमी को एक ऐसी रिज़ल्ट देनी चाहिए थी जो नहीं दे सके हैं। मगर आज जो हम इल्ज़ामबाजी के ऊपर जो बात करते हैं कि इसने मारा या उसने मारा, तो हमारी और बड़ी नाकामी वाली बातें हो जाती हैं कि भाई हमें पता है, हम बात करेंगे टाइम पे, या जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने किया, ये किया। इन बातों से मैं मुतफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क के अंदर ऐसा कोई वाक़या हो जहाँ पे जो है वो ऐसी लीडर हो, इवन मॉडल टाउन के हवाले से भी कभी बात होती है तो मैं कहता हूँ कि वो भी, उनको भी जो इंसाफ मिलना चाहिए। आप कम से कम एक इंसान की वैल्यू होती है और किसी का डेथ हो, आज लियारी वो अपना ये जो बल्दिया वाला जो वाक़या है, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। कि कम से कम इन चीज़ों के ऊपर हमें सोचना चाहिए और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमतों के ऊपर भी रहती है, जुडिशरी के ऊपर भी रहती है कि कम से कम ऐसे जो केसेस हैं उनको एक ऐसा प्रेसिडेंट बनाएं कि कम से कम आगे चल के ये कोई ये बात नहीं करे कि भाई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में नहीं हुआ या PMLN की। ये एक सिस्टम बनना चाहिए। इल्ज़ामबाजी से जो है वो हमें निकलना चाहिए। मगर मैं ये 1 मिनट आपको मैं ज़रूर कहूँगा जी, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात आती है कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो कातिल है, ये है, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आती है। मैं खुद, मेरे भाई करीम ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, मैं खुद भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं मुताले भी करता रहता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ को मोहतरमा के जाने के बाद परवेज़ मुशर्रफ को नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है। और जो परवेज़ मुशर्रफ जो एग्रीमेंट था, जिस तरीके से ये दोनों की जो सियासत शुरू हुई थी, और ये सिस्टम नहीं होना चाहिए था डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि यहाँ पे कोई आर्मी का डिक्टेटर आके बात करे कि भाई ये कौन आएगा कौन जाएगा। मगर जो उस वक्त जो हालात थे, उस हालात में जो चीज़ें हुई थी, उसमें आज तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो इस चीज़ में कोई इन्वॉल्व था या परवेज़ मुशर्रफ को इस वाक़े के बाद कोई फ़ायदा पहुंचा है। मैं ये समझ से, मेरी समझ से ये जो है ना वो पाया। रमेश साहब इसी बात पे वक्फा लेंगे, गुफ्तगू स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू न्यूज़ आई। बात हो रही थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मुतल्लिक जो सवालिया निशान उठते गए। सेनेटर ख्वाजा साहब, सर आपने अभी बात की कि जी तारीख पर ज़रा नज़र रखें। सर तारीख तो ये बताती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब बढ़ती है तो वो उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ भी होता है, तारीख के ख़िलाफ़ भी होता है। चाहे जब भुट्टो साहब फातिमा जिन्ना साहब के खिलाफ कवरिंग कैंडिडेट थे, चाहे जब NRO के ज़रिए आसिफ जरदारी साहब को वापस लाया जा रहा था, चाहे गुज़िश्ता हफ्तों जब जरदारी साहब ताहिरुल कादरी साहब के साथ बैठ के उन 14 शहादतों का इंसाफ मांगते हैं, लेकिन अभी तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए इंसाफ फराहम नहीं कर सके। तो सर अभी वो कौन से तामीरी इक़दाम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले सकती है कि हम किसी ना किसी तरह से इस बात के तह तक पहुँच सकें? अवल तो दोबारा आपने हिस्ट्री की डिस्टॉर्शन की। हम उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जानते हैं जो कि अयूबी आमरत के खिलाफ खड़े हुए थे। ठीक। हम उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जानते हैं जो ज़िया-उल हक़ के खिलाफ खड़े हुए थे। हम उसके खिलाफ जानते हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो खड़ी हुई थी। इस तरह तो आप ये भी कह सकते हैं कि हज़रत मूसा फ़िरौन की दरबार में पले और फिर आगे चलकर उन्होंने चैलेंज किया उसको। तो ये तो हिस्ट्री में इस तरह होता रहता है, ये कोई नई बात है। ठीक है। जहाँ तक NRO हमने नहीं किया, ये एक तरह से परवेज़ मुशर्रफ ने किया क्योंकि उसको अपने MQM वालों को और दीगर जो टेररिस्ट थे उनको वो रिलीफ देना। लेकिन मंजूर तो किया ना सर, NRO मंजूर किया, वापस आए। देखिए वो मेरी बात सुने, वो अगर मंजूर हुआ या नहीं हुआ उसको कोर्ट ने जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया, केसेस दोबारा चल रहे हैं। मगर वही जो MQM के 10,000 जो दहशतगर्द थे जिसको उनके रिकॉर्ड्स भी इसी के दौर में गायब हो गए। तो ये किसके खाते में आएगी बात? ये हमारे खाते में तो नहीं आएगी, ये तो परवेज़ मुशर्रफ के खाते में आएगी जो कि न सिर्फ डबल गेम वेस्ट से कर रहे थे, जो कि न सिर्फ यहाँ टेररिस्टों को जो है MQM के दहशतगर्दों को पाल रहे थे। तो उसने तो हिस्टोरिकल इतने ब्लंडर्स किए हैं कि मैंने कहा कि कानून साजी होनी चाहिए कि जो डिक्टेटर्स रहे हैं इस मुल्क में उनका तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए, जिस तरह इटली में होता है, जर्मनी में होता है, स्पेन में होता है, दीगर मुल्कों में होता है, हिटलर का या मसोलिनी का। तो ये जो हमारे जो काले दाग है हमारे मुल्क की हिस्ट्री में, जी सर, उनका तो जिक्र ही नहीं हो। ठीक है सर, लेकिन अगर उस कानून साजी के जरिए आप मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक ही कटहरे में खड़ा करेंगे तो उसमें भुट्टो साहब का भी नाम आता है। मेजर जनरल एजाज अवान साहब, अगर आपसे सर पूछ लें इसी पे, साद रफीक साहब का बयान था सर जिसपे ISPR का कहना यह था कि वो गैर जिम्मेदाराना बयान था, लेकिन साथ में से जब परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जी रोग अनासिर हैं फ़ौज में जो शायद मोहतरमा की शहादत में मुलव्वस थे, या वो बात करते हैं हाफिज सईद की हमायत के मुतालिक, तो क्या वो भी बयानात गैर जिम्मेदार नहीं है? देखिए जी, बयान गैर जिम्मेदार जो भी देगा उसको गैर जिम्मेदार ही समझा जाएगा। ठीक है। तो बात जो है, जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बात की है, साबका प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने जो बात की है, उसका मैंने वो बयान सुना नहीं है, मैंने अखबार में उसको जरूर पढ़ा है कि उन्होंने ये बात की है रोग एलिमेंट्स, लेकिन वो किस रोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं? ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्मी। ठीक है। उन्होंने जो रोग एलिमेंट्स की बात की है, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट वन वर्ड फॉर पाकिस्तान आर्मी एंड नो रिटायर्ड चीफ यूजेस वर्ड एस्टैब्लिशमेंट फॉर पाकिस्तान आर्मी। तो उन्होंने अगर किसी की तरफ कोई इशारा किया भी है तो मेरे ख्याल में उन्होंने ऑफ द कफ एक स्टेटमेंट दे दी है जिसको हर सूरत में गैर जिम्मेदाराना कहना जायज होगा, क्योंकि जब वो इधर थे या जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या जब उनके ऊपर इल्जामात लगते रहे तो उस वक्त तो कहते थे जी बेनिफिशरी कौन है, इसका सबसे ज्यादा फायदा जिसने उठाया है कातिल वो है, वो ये बयान देते रहे। और अब उन्होंने एक ऑफ द कफ स्टेटमेंट दे दी है जो यकीनन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगती है मुझे। तो सर जब वो कहते हैं कि चलें एस्टैब्लिशमेंट ही के अनासिर हैं और शायद वो फौज की तरफ नहीं इशारा कर रहे, तो फिर किसकी तरफ से इशारा कर रहे हैं? अभी हमने ये सवाल ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी बात की थी, गुलाम मुस्तफ़ा साहब से भी यही सवाल किया था कि क्या फिर भी इस बयानिए को तक़वियत नहीं मिल जाती जब बैरूनी ममालिक कहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह के रोग अनासिर को इनकरेज करते हैं? नहीं, रोग अनासिर को स्टेट पाल तो नहीं रही है ना। ठीक है। जो भी रोग अनासिर अगर कहीं है, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान आर्मी में कोई रोग अनासिर नहीं है, कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा वाज़ेह है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी है,
और बड़ी मेरिट पे इश्यूज को डील किया जाता है। तो अगर मैंने जैसा कि कहा कि अगर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने ये बात की है तो बेस्ट आंसर वही दे सकते हैं, एंड ही इज जस्ट वन कॉल अवे। उनको कॉल करें और लाइन पे लें एंड बताएं जी कि आपका इशारा किन, मैं और आप तो बैठ के क्या साराई कर रहे हैं ना कि किन रोग अनासिर की तरफ उनका इशारा है। बट द बेस्ट वुड बी कि ही इज ऑलवेज अवेलेबल, जस्ट कॉल हिम एंड आस्क हिम कि क्लैरिफाई द पोजीशन कि आप किन लोगों को रोग अनासिर कह रहे हैं। चलें सर, अगर एक और क्लैरिफिकेशन आपसे ले लें, जो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का कहना था कि जी जमहूरियत जो है उसको ही हमें अव्वल तरीन रखनी चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने कुछ शरारतों का भी हवाला दिया था। आपने जिस तरह कहा हमें एग्जैक्ट वो कर लेना चाहिए कि उन्होंने ये भी तायद करनी चाहिए जिन पर उनका हुक्म मानना लाजम है, किसी को छोटी छोटी शरारतें नहीं करनी चाहिए। तो सर ये किसकी तरफ इशारा है सर? सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बयानी है वो अब थोड़े से कंफ्यूज होते जा रहे हैं। देखिए, ये जो सवाल होते हैं, सवालों के जवाब होते हैं, कोई पता नहीं कि सवाल करने वाला किस माइंडसेट से सवाल कर रहा है और जवाब देने वाला उनके बात का जवाब किस तरफ कर रहा है। लेकिन ये एक मुस्तनद हकीकत है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर न कोई ऐसे अनासिर कभी रहे हैं, ठीक है, न आइंदा इंशाअल्लाह होंगे, न इस वक्त मौजूद हैं कि ये इतना डिसिप्लिन्ड अदारा है और कानून इतनी सख्त गिरफ्त करता है ऐसे अनासिर की कि जब भी किसी ने सर उठाने की कोशिश की है या इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की है तो शाम को वो आदमी फारिग हो चुका होता है। तो इस तरह की न शरारतें विद इन द इंस्टीट्यूशन होती हैं, न हुई हैं और न कोई करने की जुर्रत कर सकता है। तो मैं इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के साथ इसको मंसूब करना, अगर कोई गैर जिम्मेदारी की बात बाहर बैठ के कर रहा है, चाहे कोई सिविलियन है चाहे कोई साबका फौजी है, अगर कोई भी ऐसी बात करने की जुर्रत कर रहा है या कोशिश कर रहा है तो वो इल इंटेंडेड है, वो मेरिट पे नहीं है, वो फेयर बातचीत नहीं है। और बेस्ट यही होगा कि साबका प्रेसिडेंट मुशर्रफ से ये पूछा जाए कि आप किन अनासिर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो अनासिर कहाँ पाए जाते हैं, किस एस्टेब्लिशमेंट की बात ठीक ठीक सर। रमेश साहब और फिर इसके बाद मैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब को भी शामिल करना चाहूँगा। सर, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अदल व इंसाफ की हुक्मरानी होनी चाहिए, लेकिन साथ में फिर कुछ JIT के मुतालिक अनमोल हीरों की बात करते हैं, कुछ लाडलों की बात करते हैं, कुछ शहीदों की बात कर रहे हैं, तो जब जिस तरह आपने सुना, एजाज अवान साहब की भी आपने बात सुनी, सेनेटर ख्वाजा साहब की भी आपने बात सुनी, जब अदारों के मुतालिक इस तरह दबे हुए अल्फाज के ज़रिए आप ये चीज़ कहते हैं तो क्या उससे मज़ीद डिस्टेबलाइजेशन नहीं होती सर? सबको साथ अब नहीं चलना चाहिए इन तमाम फैसलों के बाद? देखिए, मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लीडर हमेशा पॉलिटिकल स्टेटमेंट बिल्कुल देता है, मगर आप जो मोहतरमा वाला केस है और ये केस है, ये और चीज़ है। मोहतरमा वाला जो सान्या था वो एक ऐसा सान्या था जो मुल्क की हालात के साथ, मुल्क के हवाले से वो बहुत बड़ा सान्या था, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, चाहे 5 साल जिन्होंने मोहतरमा के नाम के ऊपर हुकूमत की, तो सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। मगर जो मियाँ साहब वाली जो बात है वो ये है कि मियाँ साहब कि भाई मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, जो केस जिस हकामा के ऊपर मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया है वही केस इमरान खान का बनता है, वो मानता है और मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, तो कम से कम अपना पॉलिटिकल स्लोगन लेके अवाम के पास एक पॉलिटिकल लीडर जा सकता है कि जो जो चीज़ें मेरे लिए मीडिया के थ्रू, कोर्ट के थ्रू जो मेरे लिए नेगेटिव हुई है, उसका असल में ये चीज़ें हैं, असल में ये मुझे टारगेट किया गया है, मैं समझता हूँ वो अपना फिर दोबारा पॉलिटिकल लीडर अवाम के अंदर जाके अपना मैंडेट लेता है कि आया आप जो डिसीजन आया है, जो JIT ने में हमारे खिलाफ इतनी बातें की या मीडिया के ऊपर जिन चीज़ों को उछला गया, आया वो बातें सही है या जो मैं आपको कहता हूँ वो बातें सही है। तो अवाम की, और इलेक्शन का साल है लास्ट ईयर, और इलेक्शन के साल में ये चीज़ें होती हैं और अवाम जो भी डिसीजन करेगी पॉलिटिकल लीडर को मानना चाहिए। मगर ये नहीं होना चाहिए जैसे 2014 में हुआ कि एक मरतबा इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद भी, क्योंकि ये आज पूरी हिस्ट्री के ऊपर अगर आप नज़र डालें, 70 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री के ज़िम्मेवार अगर हम इदारों को कहेंगे तो भी गलत है, उसके ज़िम्मेवार हम खुद भी हैं
क्योंकि अगर पॉलिटिकल सिस्टम जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक पार्टीज एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करके, एक दूसरे के साथ रियलिस्टिक होके, हकीकत पसंद होके, सही चीज़ों को सही कहना, गलत को गलत कहना, अवाम के मसले मसाइल के हवाले से अगर हमारी कारकर्दगी होती तो ये बीच में किसी इदारे को इंटरफेयर करने का मौका नहीं मिलता। मगर होता ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो दूसरे जो पॉलिटिकल अपोनेंट होते हैं वो हमेशा ये कमजोरियां ढूंढते रहते हैं कि कैसे इसको डिस्टेबलाइज करें, और वो जाके इदारों को इंटरफेयर भी करने की दावत देते हैं और इदारों को भी बीच में लेके आते हैं, जबकि ये होना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम को पॉलिटिकली डील करना चाहिए, थ्रू असेंबली डील करना चाहिए। जब ये चीज़ें नहीं होती है तब ये चीज़ें होती हैं, और जो गवर्नमेंट करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो भी कंप्रोमाइज़ के ऊपर चली जाती है, जैसे हम लोग कंप्रोमाइज़ पे गए। अगर पीटीआई के लोग जो पीएमएलएन को टफ टाइम देते थे तो लाजमी है हमें भी असेंबली का कारोबार चलाना था, हमें भी, तो हमने पीपुल्स पार्टी को थोड़ा सा, अगर पीपुल्स पार्टी ने जमहूरी लेवल पे अगर हमसे कंप्रोमाइज़ किया तो हमने भी पीपुल्स पार्टी को कंप्रोमाइज़ किया। आज जो बार बार हमें दिखाए जाते हैं कि भाई शहबाज शरीफ के ये वायदे थे, ये मैं कर लूँगा, मैं ये सरे मेल करूँगा, वो ये बातें क्यों पूरी नहीं हुई? इस वजह से पूरी नहीं हुई कि हमारी भी जो मैनिफेस्टो है वो कंप्रोमाइज़ हुआ। कंप्रोमाइज़ तब होता है जब पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल लोगों की सोच ये होनी चाहिए कि हमें अपने आईनी इख्तियार में रहते हुए, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहते हुए, पॉलिटिकली अपने असेंबली को अहमियत दें। मगर जो भी नए लोग आए, आज तक पीटीआई के लोग जो है वो असेंबली को अहमियत नहीं देते हैं। इमरान खान खुद इसी सिस्टम को वो तो चाहते हैं, मगर इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए कभी असेंबली में वो नहीं आए। तो अगर असेंबली को अहमियत नहीं देंगे तो ये चीज़ें होंगी। चलें जी, वक्फा लेते हैं, इसी नुक्ते पे गुफ्तगू जारी रहेगी और वापस आके ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ को लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू न्यूज़ आई, जहाँ गुफ्तगू जारी है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अगर आपके साथ यही आपने सुना मेजर जनरल एजाज अवान साहब ने जो कहा कि अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब रोगन आसर की बात कर रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ौज की बात नहीं होती। तो अगर उसका सर आप जवाब देना चाहें, और साथ में जो एक चीज़ नुमाया हो रही है कि जी पूरी तौर पे कवर अप की गई, अगर हम पीपल्स पार्टी को ज़रा पीछे रखें, मुस्लिम लीग नवाज़ को भी ज़रा पीछे रखें, तो इसमें शायद कोई दो राय नहीं रही कि जी वो टेरिटरी जो थी, वो जो साइट थी क्राइम की, वो वॉश हुई। जिस तरह सेनेटर ख्वाजा साहब ने उस चीज़ का हवाला भी दिया, साथ में मेजर जनरल नदीम एजाज साहब का नाम बार बार आया यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में। कुछ इंक्वायरियों ने इंतहाई तशवीशनाक सवालात उठाए हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के डिस्पेंसेशन ने पूरी तौर पर इस तहकीकात को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की। उस पर सर क्या राय रखते हैं? देखें, ये जो केस है इसको हर हेलो जी 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 बोलें सर। इस केस को हर जाविये से इसको ये किया गया है और इसमें कोई राय ऐसी नहीं है केस इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई। केस की इन्वेस्टिगेशन सही हुई है, जवाबदार पकड़े गए और उन लोगों को कोर्ट ने बरी इसलिए किया कि कोई फॉलो अप करने वाला नहीं था, पीपुल्स पार्टी का कोई, भुट्टो खानदान का और न पीपुल्स पार्टी का बंदा कोई नया है। तो ये केस तो सही इन्वेस्टिगेट हुआ था। अभी बात ये है कि पीपुल्स पार्टी इस वक्त क्योंकि इलेक्शन आनी है तो उनको ये परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेके हमदर्द है अवाम से, और कोई भी इनका नहीं है। इनको पता है कि मुशर्रफ साहब ने इनको कत्ल नहीं करवाया न किया, लेकिन ये इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। और इस वक्त देखें जो आदमी हमारे पास इदारे कुछ बचे हैं जो मुतनाज़ा नहीं है, जिसमें कोर्ट भी है और आर्मी भी है। अब ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी रिटायर्ड टेक्नोक्रेट भी हो सकते हैं और लोग भी हैं। तो मोहतरमा का केस तो हाई प्रोफाइल केस था और इसको इनके वारसों को ही और इसकी पार्टी को ही फॉलो अप करना चाहिए था।
जो 5 साल ये खुद गवर्नमेंट में रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक। और 5 साल ये फिर नवाज शरीफ साहब के पार्टनर रहे। ऐसे नहीं है कि वो उनके अभी जाके मुखालफत में सर, लेकिन बात तो कवर अप की हो रही है। सेनेटर ख्वाजा साहब, जो अभी अदालत उज़्मा में इतनी बड़ी बड़ी समातें हुई सर, जब पैनामा का केस लगा हुआ था तो मुस्लिम लीग नवाज की तमाम क़यादत उधर पहुंची होती थी। जब इमरान खान के मुतल्लिक़ केस लगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। तनकीद की हद तक अदालत ने तनकीद की कि इस तरह मत करें, ये आप इसको सियासी मुबाहिसे में आप अदालती कार्रवाई को घसीट के लेके जा रहे हैं। लेकिन जब शहीद मोहतरमा का केस की बात आती है सर, तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ लतीफ़ खोसा साहब थे, पार्टी ने उसको फॉलो अप नहीं किया, पार्टी का कोई रहनुमा नहीं था वहाँ। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद इस केस को लावारिस छोड़ दिया सर। तो अब वो क्या अदालती कार्रवाई की जा सकती है? देखें, लतीफ़ खोसे ने इस सिलसिले में बाकायदा स्टेटमेंट भी आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट भी आई है। इसमें इन्होंने जो भी प्रोसीडिंग्स की है उसमें इवन लतीफ़ खोसा भी वॉज अ पार्ट एंड पार्सल, उसको भी इन्फॉर्म नहीं किया गया मुख्तलिफ वक्तों में। ठीक है। बकैफ हमने जो है यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है जो कि वेबसाइट पर मौजूद है, उसमें दी एंड में यूनाइटेड नेशन ने इशारा जो है वो टॉप जो हायरार्की की तरफ किया है, जो कि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ थे। जहाँ तक है कि पीपल्स पार्टी यही कर सकती थी कि स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात कराए, यूनाइटेड नेशन से कराए, जो कानूनी तौर पर जो है मुकदमा दाखिल हो, यही हम कर सकते थे। जो फैसला है वो तो फैसला तो इनको ही देना है, अदालतों को देना है। और अभी हम दोबारा अपील में भी गए हैं इस सिलसिले में। 2 दिन पहले CEC की मीटिंग हुई थी हमारी नौ देरों में, उधर भी हमने यही बात की थी। और वी आर फॉलोइंग द थिंग्स, मगर जो हकीकतें हैं वो हकीकतें हैं अपनी जगह पर। जो कि मौरख लिखेगा फ्यूचर में कि क्या चीज़ें हैं या क्या चीज़ें नहीं हैं। बकैफ मालकों ने, उसके बेटे ने यही कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ मेन कल्प्रेट है इस मर्डर में, और हम समझते हैं कि वही है इसमें कल्प्रेट। और बाकी वक्त के साथ हम समझते हैं कि हम परस्यू कर रहे हैं कि इसको अदालतों में हम कर रहे हैं। अब अदालतों का काम है फैसला करना, दूसरा हिस्ट्री फैसला करेगी, ठीक है, तीसरी जो है मौरख फैसला करेगा। ये 3 स्टेजेस हैं। लेट्स सी, हम वी आर फॉलोइंग द केस। ठीक। रमेश साहब, आपने और सेनेटर साहब ने तारीख का हवाला दिया, लेकिन हमें तारीख तो ये बताती है कि मियां नवाज शरीफ साहब के बाइख्तियार परवेज़ मुशर्रफ साहब को उन्होंने उनको जाने दिया। माजरत, चौधरी निसार साहब का फिर उसके बाद कहना था कि जी वो 6 माह तक लौट आएंगे, कि वो सिर्फ और सिर्फ सेहत के मामले में वहाँ गए हैं, उसके बाद वो रिकवर हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे और अदालती कार्रवाई मंजिल तक पहुँच पाएगी। तो अब जब मियाँ साहब कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ जब आएंगे और फिर हम फिर से कार्रवाई करेंगे और फिर उनको सज़ा होगी, क्या सर ये रिडंडेंसी नहीं हो गई? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कम, वैसे मैं नहीं समझता, मुझे तो याद नहीं है कि किसी के ऊपर ऐसी कोई सज़ा हुई हो जी। बात सिंपल में ये कि फिर भी मियाँ साहब ने हिम्मत करके आर्टिकल 6 का असेंबली के अंदर जो एक मतलब एक एक्शन लिया, असेंबली के अंदर असेंबली को भी कॉन्फिडेंस में लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मगर जो मेरे भाई करीम ख्वाजा साहब ने जो बात की, अगर इन बातों से अगर आदमी मुतफिक हो तो फिर तो मियाँ साहब सही कहता है, तो फिर तो अदल की बाकायदा तहरीक होनी चाहिए कि भाई क्यों नहीं अदल और इंसाफ मिलता। मगर मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे नेग्लिजेंसी जो है वो एक आध से नहीं होती है। एक बहुत ये एक ऐसा वाक़या था जो मुल्क के हवाले से मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी में समझता हूँ। अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ अगर समझता है कि मैं इस चीज़ में, मैं बिल्कुल इस चीज़ में मानता हूं कि उसको मोहतरमा के जाने से नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ, मगर अगर उसको जो भी था, उस वक्त वो हुकूमत में थे जब ये वाक़या हुआ, प्रेसिडेंट थे, काफ़ी अरसा प्रेसिडेंट रहे, कम से कम वो उस लेवल पे उस केस को लेके जाते, वो भी नहीं लेके गए। उसके बाद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई तो वो भी नहीं लेके गए। भातू में इल्ज़ाम के ऊपर हम चलते गए, और इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम हर बंदा किसी न किसी के ऊपर लगाता रहता है, मगर आखिर डिसीजन तक नहीं जाता है और इंसाफ नहीं मिलता सालों साल। अगर इतने बड़े केस में अगर हम नहीं पहुंच सकते तो मुझे ये बताएं कि ऐसे तो रोज़ाना पता नहीं कितने जो है वो केसेस होते हैं, तो उनके साथ क्या होता होगा।
तो आखिर में मैं ये समझता हूँ कि रिफॉर्म की ज़रूरत है, हर इदारे के अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। हर इदारा, इवन पार्लियामेंटेरियन जो है उसका रिफॉर्म होता है थ्रू इलेक्शन, मगर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसे भी हमें दूर नहीं भागना चाहिए। साथ में जुडिशरी के हवाले से भी उधर भी रिफॉर्म होना चाहिए। इदारों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि इदारों के भी जो बीच में पहले इंटरफेरेंस के जो है वो जो भी प्रेसिडेंट है वो हमारे पास मौजूद है, वहाँ पे भी होना चाहिए। मगर कम से कम 2018 की शुरुआत आईनी इख्तियार में रहते हुए हम सबको मिलके पाकिस्तान की खिदमत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अब बहुत सफ़र किया है हमारी अपनी नालायकियों की वजह से। अगर हम सारे लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, राइट पर्सन राइट प्लेस पे नहीं लगाएंगे, तो राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं होगा। पिक एंड चूज़ का अगर सिस्टम चलता रहेगा तो सफ़र आखिरकार पाकिस्तान करेगा। हमें क्रेडिबल लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए भी, पार्टियों में भी रहते हुए एक क्रेडिबल लोग आएँ जो कम से कम हुकूमतों को भी समझें, अवाम के मसाइल को भी समझें कि क्या मसाइल हैं। मगर 2018 अब कम से कम उन 70 साल हिस्ट्री को पीछे छोड़ के, पीछे से ज़िंदगी सीखने के लिए होती है मगर सारी ज़िंदगी भी सीखने के लिए नहीं होती, तो पीछे के हालात को छोड़ के उसे जो सीखा है अब कम से कम 2018 के अंदर मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान दहशतगर्दी के हवाले से वो भी ज़रूरी है और इकोनॉमी के हवाले से भी नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है कि किस तरीके से पाकिस्तान एक प्रोग्रेस और प्रॉस्परस पाकिस्तान को हम बना सकें। अगर मैं जनरल एजाज अवान साहब की भी राय ले लूँ सर, जिस तरह रमेश साहब ने अच्छी तरह ये फरमाया कि पाकिस्तान ज़रा आगे बढ़े, हमें एक दूसरे पे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। ये सर अगर मैं ये मेजर जनरल साहब शायद अब नहीं हमारे साथ, ख्वाजा साहब अगर वही आपसे सवाल कर लूँ सर कि जिस तरह रमेश साहब ने बहुत अच्छी तरह फरमाया कि जी आगे बढ़ें, एक दूसरे पे इल्ज़ामात ना लगाएं। अभी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान ने भी उनका हवाला दिया कि उसामा बिन लादेन के घर से दस्तावेज़ात रिकवर हुए, बैतुल्लाह मसूद इसमें मुलव्वस था, अलकायदा के सीनियर मेंबरान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सीनियर मेंबरान इसमें मुलव्वस थे। लेकिन आज जब वही कलादम तंजीमें खैबर से कराची तक इस तरह नुमायाँ हो रही हैं, जब और ये मैं सवाल आगे फिर गुलाम मुस्तफ़ा साहब से भी करना चाहूँगा, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब कुछ कलादम तंजीमों का हवाला भी देती हैं, तो क्या नेशनल एक्शन प्लान कामयाब हो सका है? जनाब, नेशनल एक्शन प्लान किस तरह कामयाब होगा जबकि मुशर्रफ ने भी डबल गेम वेस्ट से की, पैसे भी लिए और इन कलादम तंजीमों से फ़ायदे भी लिए। बैतुल्लाह मसूद ने अगर बेनज़ीर साहबा को शहीद किया होगा तो उसके पीछे तो परवेज़ मुशर्रफ होगा ना। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे रमेश साहब की, तो रमेश साहब उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी में थे, अभी नून में हैं, लगता है अभी किसी और पार्टी में जाने वाले हैं। तो उनकी स्टेटमेंट नून के भी पार्टी की पोजीशन को टो नहीं कर रही है। तो मेरे ख्याल से रमेश को चाहिए कि एक ही पार्टी में रहें। इस तरह की इस वक्त नून के लिए स्टेटमेंट देखकर अच्छा नहीं लगता है। जहाँ तक है कि मैं समझता हूँ कि मेन कल्प्रेट परवेज़ मुशर्रफ है, उसको जो है बिल्कुल रेड वारंट्स निकाल कर यहाँ लाया जाए और उसको ट्रायल किया जाए। मैं करीम ख्वाजा को जवाब देना चाहूँगा, हुए थे इसी तरह होना चाहिए। ये गुलाम मुस्तफ़ा साहब लास्ट वर्ड और मैं फिर इसके बाद नहीं, मुझे करीम ख्वाजा भाई की जवाब बात सिंपल में रमेश साहब अभी आपके पास आ रहे हैं। ये है आदमी को अपने इखलाक, पार्टी जो भी हो अपने इखलाक, आदमी वो बात करे जो रियलिस्टिक हो के बात करे। मुझे जब इन चीज़ों के ऊपर हंसी आती है जब कहते हैं भाई ये कातिल वो का, भाई आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं काम किया? आप लाड़कानी को अभी तक नहीं बना सके, ये बातें नहीं करेंगे क्या पार्टी में ये वफादारियां नहीं? आप लोग मोहतरमा के नाम के वोट के ऊपर बैठे थे, तो आपको वो दिखाना था। मैं अगर अभी नून लीग में हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत चीजों को भी बोलूं कि ये सही है। आदमी को अपने ज़मीर के साथ भी कुछ बात करनी चाहिए। आपकी बात रैकेट पे आ गई है, इसलिए आपसे रिबाटल ही लेना था जो सेनेटर ख्वाजा साहब ने कहा। आखिर में गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैं वही बात करूंगा सर जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने की हाफिज सईद के मुतल्लिक, जमात उद दावा के मुतल्लिक। जब नेशनल एक्शन प्लान चल रहा है, जब हम इस जंग में शामिल हो चुके हैं पूरी तौर पे, तो क्या हम उसी
बयानिए को नहीं नुमाया कर रहे? क्या हम बार बार उन्हीं अनासर को नहीं इनकरेज कर रहे जिसकी वजह से इतने बड़े दहशतगर्द साने देखने को मिले? देखिए, पीपुल्स पार्टी वाले इल्जाम बाजी से बाज नहीं आ रहे, इनको परवेज मुशर्रफ फोबिया हो गई है और ये लोग जो नेशन एक्शन प्लान है वो कामयाब जा रहा है कि उसमें रुकावट बन रहे हैं। पीपुल्स पार्टी और नून लीग रुकावट बन रही है। नेशनल एक्शन प्लान तो कामयाब हो रहा है और ये मजहबी कुव्वतों को देखो ना, अगर इनको नहीं रोका हुआ तो अमेरिका खींच रहा है, अमेरिका यही खींच रहा है और ये प्रो अमेरिकन है। तो ये पीपुल्स पार्टी की पॉलिसी और इनकी पॉलिसी आम लोगों की समझ से बाहर है। जैसे ख्वाजा साहब ने कहा तारीख फैसला करेगी, तारीख आज फैसला कर रही है। चलें, थैंक यू गुलाम मुस्तफ़ा साहब। वक्त हमारा कम हो रहा है, क्लोजिंग की तरफ जाने वाले हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रमेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया, गुलाम मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। और जिस तरह आपने सुना, आखिर में तारीख ही फैसला करेगी। हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।